नमस्कार, मैं योगेश कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। आर्मी भर्ती से संबंधित यहां 3 बुक्स का वर्णन किया गया है। ये जो बुक्स दी गई है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में दी गई है, जिसमें सामान्य विज्ञान, गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों के थ्योरी अभ्यास के प्रश्न के साथ साथ दी गई है। इसके साथ ही अभ्यास के लिए पिछले 10 वर्षों का एक पेपर सेट बनाया हुआ है, जिसमें 50 पेपरों का सेट दिया गया है। जितने भी कठिन प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ में विशेष तौर पर सामान्य विज्ञान से संबंधित एक बुक दी गई है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के सभी टॉपिक्स के प्रत्येक अध्याय से संबंधित सूचना इसके अंतर्गत दी गई है और कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। तो विज्ञान से संबंधित आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट उपकरण एक वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है जिसको हम किसी राशि को पूर्ण रूप से मापने में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कुछ उपकरण जो महत्वपूर्ण हैं, जो आर्मी जीडी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उपकरण की, तो यहां पे क्वेश्चन आता है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। उस यंत्र का नाम हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर। अब बैरोमीटर हमको बताता है कि वायुमंडल का जो दबाव है वो कहां पर अधिक है और कहां पे कम है। वो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास एक यंत्र होगा जिसका नाम है बैरोमीटर। अब हमें दूसरा ये भी मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल का जो दबाव होता है वो सबसे ज्यादा समुद्र के लेवल पे होता है। उसे जब हम ऊंचाई में जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा, और उससे अगर डेप्थ में जाते हैं तो भी वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि वायु के अंदर नमी है या नहीं है, उसका पता अगर हमें करना है तो उसके लिए फिर हमको एक यंत्र की जरूरत होगी। वो यंत्र कौन सा है जो हम वायु के अंतर्गत नमी का पता लगा पाते हैं? उस यंत्र का नाम लिखते हैं, जो उसको हम बोलेंगे आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यह हमें बताता है कि वायुमंडल के अंदर नमी है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायु में नमी को जांचने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइग्रोमीटर। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उसका नाम हम बताएंगे हाइग्रोमीटर। तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वायु के अंदर नमी का दायरा कितना है, कहां तक नमी फैली हुई है, तो उसका पता लगाने के लिए फिर एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी और उस यंत्र का हम नाम लिखते हैं हाइड्रोमीटर। तो ये क्या बताता है? ये आपेक्षिक घनत्व को मापता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र, जो आपेक्षिक घनत्व को मापेगा उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइड्रोमीटर।
हाइड्रोमीटर। इससे हमें पता चलता है कि वायुमंडल के अंतर्गत जो नमी है वो कितने दायरे तक फैली हुई है, तो उसके लिए जो हमें यंत्र की जरूरत पड़ेगी उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ये पहले वाला जो यंत्र है वो हाइग्रोमीटर, ये केवल नमी माप के बताएगा और ये नमी का क्षेत्र भी माप के बताएगा। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें वायु के अंतर्गत उसकी दिशा और उसकी गति पता करनी है कि वायु की रफ्तार कितनी है और वो किस दिशा से प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए हमें फिर एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी और उस यंत्र का नाम हो जाता है एनीमोमीटर। तो क्वेश्चन आता है वायु की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र जो वायु की दिशा भी बताए और उसकी गति भी बताए, तो उसके लिए एक यंत्र है और उस यंत्र का नाम हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये वायु की दिशा और गति मापने का काम करता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि अगर हमें पानी के अंदर रहते हुए साउंड को ऑब्जर्व करना है, ध्वनि को सुनना है, तो पानी के अंदर तल की ध्वनि सुनने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्र का नाम लिखते हैं हाइड्रोफोन। पानी के अंदर तल की ध्वनि को सुनने के लिए उपयोगी यंत्र, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। तो मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं, एक तो यह है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला जो काफी बार पूछा जाता है उसका नाम हो जाएगा बैरोमीटर। इसी प्रकार से यहां पर जो मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, आपेक्षिक आर्द्रता जिसको वायु के अंतर्गत जो नमी को मापने वाला यंत्र पूछे तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। और तीसरा जो अगर क्षेत्रफल मापे जिसको हम घनत्व के तौर पे लिखेंगे उसमें हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ये वायु की दिशा और गति को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसका नाम हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया है पानी के अंदर तल की जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए उपयोगी यंत्र, तो उसका नाम लिखेंगे हाइड्रोफोन। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना में वापसी आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया जाता है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इसके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपोर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ता खोल रहा है जहां सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे ही राज्य में पुलिस, कलरक इत्यादि। इसलिए अभ्यर्थियों को आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। ऑफलाइन एक कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट्स क्लियर कर लेता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर आपको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं, उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने में सक्षम अध्यापकों की टीम में SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है।
परीक्षा में से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटर स्टाफ से के द्वारा तैयार करके रवा के प्रकाशन मुख्यालय द्वारा छप कर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव में हम विद्यार्थियों को कमजोर व क्षमता को एक अलग झलक से पहचानते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। आगे हम बात करते हैं दूध की शुद्धता के लिए। दूध की शुद्धता को मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम लिखेंगे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर क्वेश्चन आता है कि लैक्टोमीटर का काम क्या है, तो हम बताएंगे ये दूध की शुद्धता मापता है। दूध की शुद्धता को मापने वाला, ये दूध की शुद्धता को मापने वाला एक यंत्र है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, दूध के घनत्व को मापने वाला, तो उसका आंसर भी अगर हमसे पूछे तो उसका आंसर भी हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, जो यंत्र तो नहीं है लेकिन इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को दही में कौन बदलता है। तो दूध को दही में बदलने के लिए एक यंत्र नहीं है लेकिन उसका नाम पूछे तो आप बताएंगे वो एक जीवाणु है, और उस जीवाणु का यानी कि बैक्टीरिया का नाम अगर पूछे तो उसका नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक जीवाणु है। क्वेश्चन अगर आता है तो हम यहां कहेंगे दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, इसलिए हम रूटीन के तौर पे दही का इस्तेमाल करते हैं। तो दही बनाने में जो सहयोगी जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लैक्टोबैसिलस इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी सामान्य तौर पे इन आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके देखने के लिए हमें फिर एक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से हम छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु को या छोटी से छोटी वस्तुओं को बढ़ा करके देख सकते हैं, तो उसके लिए वो कौन सा यंत्र है। तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा माइक्रोस्कोप, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी तो ये क्या काम करता है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को या सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में काम करता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी यंत्र, देखने के लिए उपयोगी यंत्र। तो अगर उस यंत्र की बात करते हैं तो वो यंत्र हो जाएगा माइक्रोस्कोप, जिसको इंग्लिश में हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो ये छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, तो इस यंत्र का उपयोग हम लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को भी देख सकते हैं इसका उपयोग करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि हमको दूर की वस्तु देखनी है। अब दूर की वस्तु को साफ करके देखना है तो उसके लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं, जिसको हम बाइनोकुलर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए उपयोगी यंत्र,
दूरबीन। जिसको हम बोले बाइनोकुलर्स। ये क्या करता है? दूर की वस्तुओं को साफ दिखाने वाला एक यंत्र है। दूर की वस्तुओं को साफ देखने में उपयोगी यंत्र। उपयोगी यंत्र। इस यंत्र के द्वारा हम दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमको आकाशीय पिंड देखने हैं जो कि बहुत दूर है। अगर हमको आकाशीय पिंड देखने हैं तो उसके लिए फिर एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी जो इसी कैटेगरी का है, लेकिन उसका नाम हम याद रखेंगे, वो है टेलीस्कोप, जिसको हम बोलेंगे दूरदर्शक यंत्र। दूरदर्शक यंत्र, या सिंपली इसको बोले तो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये आपको आकाशीय पिंडों को दिखाने में उपयोगी एक यंत्र के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आकाशीय पिंडों को, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए उपयोगी यंत्र। देखने के लिए उपयोगी यंत्र। तो अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि टेलीस्कोप या दूरदर्शक यंत्र का कार्य क्या है, तो हम कहेंगे कि आकाशीय जो पिंड है जो बहुत दूरी के ऊपर है, उनको देखने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करेंगे उस यंत्र का नाम हो जाएगा दूरदर्शक यंत्र, या बोले तो टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन आता है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हमें समुद्र में रहते हुए, पानी में रहते हुए बाहर की स्थलीय गतिविधि को ऑब्जर्व करना है, या बैंकर्स में रहते हुए बाहर की स्थलीय गतिविधि को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए एक यंत्र उपयोगी में लाया जाता है। उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप, परिदर्शी, पेरिस्कोप। परिदर्शी या सिंपली बोलो तो पेरिस्कोप। इसका काम है आंखों के तल से ऊपर स्थित वस्तुओं को दिखाने का काम। आंखों से, आंखों के तल से आंखों के तल से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी यंत्र। उपयोगी यंत्र। इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी के अंदर रहते हुए बाहर की स्थलीय गतिविधि को ऑब्जर्व करना हो तो कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, तो भी हम बताएंगे पेरिस्कोप का उपयोग करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बैंकर्स में छुपे हुए सैनिक बाहर की स्थलीय गतिविधि को ऑब्जर्व करने में कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी हम बोलेंगे परिदर्शी, या जिसको बोले तो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। अगले महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट आता है जो मानव से शरीर से संबंधित काफी बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का अगर हमें तापमान जांचना है कि हमें बुखार है या हम स्वस्थ की स्थिति में है या नहीं है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर यंत्र का उपयोग करते हैं। उसका नाम है थर्मामीटर, और थर्मामीटर में एक द्रव भरा जाता है जिसका नाम है पारा। तो नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण यंत्र है थर्मामीटर।
लिक्विड के तौर पे इसके अंदर भरा जाने वाला जो एक द्रव है वो है पारा। इसका काम क्या है? ये मानव शरीर के तापमान को मापने में उपयोगी यंत्र है। मानव शरीर के ताप को मापने वाला। मापने वाला यंत्र है। इस क्वेश्चन में आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर थर्मामीटर में पारा क्यों भरा गया। कारण यह है कि हम पारे के स्थान पे पानी भी भर सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका मेन कारण यह होता है कि पारा जो है एक पारदर्शी होता है। पारे के अंदर असामान्य प्रसार नहीं होता जैसा कि पानी में होता है, क्योंकि पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो बिहेवियर होता है वो घनत्व के बढ़ने के तौर पे होता है और आयतन के घटने के तौर पे होता है, लेकिन पारे में ऐसा नहीं होता। दूसरा, पारा जो है वो शीशे की प्रणाली के साथ पकड़ नहीं बनाता है, लेकिन पानी जो है वो बनाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थर्मामीटर के अंतर्गत जो द्रव के तौर पे भरा जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में ही याद रखना है। अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है कि अगर हमारे को अपने शरीर के अंतर्गत दिल की धड़कन को ऑब्जर्व करना है कि दिल की धड़कन की स्थिति क्या है, तो उसके लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इसका काम है दिल की धड़कन को मापना। दिल की धड़कन को मापने वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दिल की धड़कन को जांचने और मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वो यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जो यंत्रों से रिलेटेड है, जो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे दिल की धड़कन सामान्य से बढ़ जाए तो उस कंडीशन में दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्र का नाम आता है पेसमेकर, जो कि लिथियम धातु से बना होता है। पेसमेकर ये क्या करता है? ये दिल की धड़कन को जब बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला, दिल की तो अगर क्वेश्चन आता है कि दिल की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा पेस मेकर, जो बढ़ी हुई दिल की धड़कन को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उसी से रिलेटेड हमारे सामने एक यंत्र और पूछा जाता है, और उस यंत्र की बात आते करते हैं कि जब दिल की धड़कन बढ़ेगी तो हमारे जो दिल की धड़कन के साथ साथ हमारे जो बॉडी के अंतर्गत जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो रक्त दाब, जिसको हम रक्त दाब बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए फिर एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्र का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त दाब, इसका नाम है यंत्र का स्पिग्मो इसका काम है रक्त दाब को मापना। रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। हमारी बॉडी के अंदर जो सामान्य स्थिति के अंतर्गत अगर हम रक्तदाब की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सामान्य तौर पे रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। मरकरी दाब के अंतर्गत हमारी बॉडी के अंतर्गत सामान्य तौर पे जो रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। और उस स्थिति में अगर बढ़ता है या घटता है तो उसको जांचने के लिए हमें जिस यंत्र की जरूरत पड़ेगी उस यंत्र का नाम हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यंत्र के तौर पे लिया जाता है जो काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति झूठ की बात करता है तो उसकी सत्यता जांचनी है, तो झूठ का पता लगाने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। झूठ का पता लगाने वाला, तो इसे झूठ का पता लगाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है। अगर मैं बात करूं कि हमें समुद्र की डेप्थ मापनी है, समुद्र की गहराई जांचनी है, तो समुद्र की गहराई या डेप्थ को मापने के लिए एक यंत्र उपयोग किया जाता है जिसका नाम है फेदोमीटर। फेदोमीटर फेदोमीटर ये क्या करता है? ये समुद्र की गहराई को जांचने में उपयोगी यंत्र है। समुद्र की गहराई को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर भूकंप आता है और भूकंप की तीव्रता हमें जांचनी है, तो भूकंप की तीव्रता को जांचने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उस यंत्र का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि वो यंत्र जो भूकंप की तीव्रता को जांचने में उपयोगी है, उस यंत्र का नाम हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो जो भूकंप की तीव्रता जांचने के लिए यंत्र का नाम लिखेंगे सिस्मोग्राफ। मापने वाला, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता को किस स्केल के ऊपर मापा जाता है, इकाई के तौर पे, तो उसमें हम आंसर देंगे रिक्टर। ये आपको दोनों रिलेटेड चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि हम जो बोलते हैं, हमारी जो आवाज है, उसको मापने के लिए इकाई के तौर पे तो हम उसको डेसिबल में डिनोट करते हैं, लेकिन हमें आवाज को जांचना है कि आवाज का दायरा कितना है, कि कितनी आवाज, कितने दायरे में हमारे तक आवाज पहुंच रही है। तो उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो यंत्र कौन सा है जो आपकी आवाज को ये बता देगी उसका स्तर कितना है? तो उसके लिए आंसर लिखेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो
उस यंत्र की बात करेंगे तो वो यंत्र हो जाएगा जो ध्वनि की तीव्रता को जांचने में उपयोगी यंत्र है, तो वो यंत्र हो जाएगा ऑडियोमीटर। इससे हम ये पता लगाते हैं कि आवाज का जो स्तर है वो कितना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यंत्र के तौर पे आता है जो पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैं बात करूं कुछ ऊर्जा से रिलेटेड यंत्र हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं, क्योंकि ऊर्जा का एक नियम हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म ऊर्जा को हम दूसरे फॉर्म ऊर्जा के अंतर्गत बदल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण यंत्र पूछा जाता है, जो काफी बार पूछा गया है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आता है, उस यंत्र की अगर मैं बात करूं तो वो यंत्र है डायनेमो या विद्युत जनरेटर। इसका काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो महत्वपूर्ण एक यंत्र आता है डायनेमो। डायनेमो या सिंपली इसके स्थान पे हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर या सिंपली बोले तो जनरेटर। इनका काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है, तो भी हम बोलेंगे विद्युत जनरेटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो ये काफी महत्वपूर्ण यंत्र है जिसको आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है, तो भी हम बोलेंगे डायनेमो या विद्युत जनरेटर। जैसा कि आप देखते हो कि गाड़ियों के अंदर जो चलती हुई गाड़ी है उसके अंदर हम चलती हुई गाड़ी के अंदर हॉर्न बजा पाते हैं, लाइट जला पाते हैं, या उसकी बैटरी को चार्ज कर पाते हैं। तो उसकी बैटरी को चार्ज करने में जो उपयोगी यंत्र काम करता है वो डायनेमो वर्क करता है। ऐसे ही जब लाइट का हमको एक्स्ट्रा बंदोबस्त करके रखना होता है, एक्स्ट्रा उसके उपयोगिता को उपयोग में लाना होता है, तो उसके लिए हमें विद्युत जनरेटर का या डायनेमो का उपयोग करना पड़ता है। अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है जो कि विद्युत ऊर्जा को वापस यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसका नाम हम बात करें तो वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। इसका काम क्या है? इसका काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, उस यंत्र का अगर बात करें तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है, अगर मैं बात करूं सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा बोले, सौर ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत कन्वर्ट करने का काम, बदलने का काम कौन करता है, तो उसके अंतर्गत हो जाएगा सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलेगा उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यंत्र का नाम हो जाएगा सोलर सेल। आजकल इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हम विद्युत के रूप में कन्वर्ट करके यूज लेते हैं, और उसके लिए उपयोगी ये जो यंत्र है सोलर सेल। चाहे आप नई स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों की बात करें, उसके अंतर्गत भी लगभग अपनी खुद की विद्युत जनरेट करने में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल घरों के अंतर्गत भी या हर एक कार्य के रूप में सोलर पैनल का उपयोग किया जाने लगा है।
अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मोबाइल के अंतर्गत दो पॉइंट होते हैं, जिसमें एक हम आवाज को सुनते हैं और दूसरा हम आवाज को आगे तक भेजते हैं। तो उसके लिए एक यंत्र होता है जिसकी बात करूं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या है? तो माइक्रोफोन क्या करता है कि हम जो बोलते हैं, हमारी जो आवाज है वो विद्युत ऊर्जा में बदल करके आगे तक जाती है। तो ये क्या करेगा, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा, अगर ये पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। दूसरा एक पॉइंट होता है कि हम आवाज को सुनेंगे, तो आवाज को सुनने के लिए फिर एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्र का उपयोग जिससे हम विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि में कन्वर्ट करके सुन सकें, तो उसके लिए आंसर आएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। अब हम नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण यंत्र की बात करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विद्युत धारा को कौन सा यंत्र मापता है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा एमीटर। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो पूछा जाता है, विभव को मापने वाला यंत्र, या सिंपली बोले तो विभवांतर। विभवांतर को मापने वाला यंत्र। अगर क्वेश्चन आता है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा को बताने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की स्थिति व दिशा को मापने वाला यंत्र। उस यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत धारा, कम से कम धारा की स्थिति बता दे और उसकी दिशा को भी माप के बता दे। तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको हम एमीटर के रूप में भी काम ले सकते हैं और वोल्टमीटर के रूप में भी काम ले सकते हैं। यदि हम गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध के साथ यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ये वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा, और यदि हम गैल्वेनोमीटर को निम्न प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ें तो ये एमीटर का काम करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर सिंपली एक काम करता है
जो कम से कम धारा की उपस्थिति बता देता है और उसकी दिशा को मापने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण एक यंत्रों में आता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। अगला एक क्वेश्चन है जो काफी पूछा जाता है, ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। अगर वायुयान किसी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई का पता लगाने के लिए एक यंत्र है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमीटर। ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। किसी वायुयान की ऊंचाई अगर हमें मापनी है तो उसकी ऊंचाई को मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम लिखेंगे अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर, जिसको हम सिंपली तुंगता मापी भी बोलते हैं। तुंगता मापी, तुंगता मापी। एक ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आता है जो काफी बार ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो एक नियम, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में बात करी कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही हम इसको नष्ट कर सकते, हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा, जिसको हम सिंपली ये कहें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो वो यंत्र कौन सा है जो विद्युत लेने के बाद प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा? तो उसका नाम हो जाएगा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। नेक्स्ट एक यंत्र आता है जिसकी बात हम करते हैं रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदलने वाला यंत्र। तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलेगा और ऊष्मा में भी बदलेगा। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर नाम लिखेंगे मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोमबत्ती। अगला एक आता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला एक यंत्र है जिसका नाम हम लिखेंगे रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र। तो जो यंत्र एसी को डीसी में बदलता है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं एसी, और जिसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं डीसी, उसको बदलने के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़ेगी वो यंत्र हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है जिसमें आता है डीसी को एसी में बदलने वाला। अगर मैं बात करूं डीसी को
एसी में बदलने वाला यंत्र। तो जो डीसी को एसी में बदलेगा उस यंत्र का नाम हो जाएगा इन्वर्टर। इन्वर्टर। डीसी मीन्स दिष्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। तो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में जो बदलेगा वो यंत्र हो जाएगा इन्वर्टर। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है, एसी को अप एंड डाउन, एसी को घटाने और बढ़ाने का जो काम करता है वो करता है ट्रांसफार्मर। एसी को, एसी मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को घटाने व बढ़ाने का कार्य करने वाला एसी को घटाने और बढ़ाने का कार्य करने वाला जो यंत्र है उसकी बात अगर हम करें तो वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। अगला एक महत्वपूर्ण यंत्र आता है जो पूछा जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो अगर हम बात करते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला एक यंत्र है, उसका नाम हो जाएगा विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी। तो इस प्रकार से ये जो दिए हुए महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिसकी हमने बात करी, तो इन महत्वपूर्ण यंत्रों से संबंधित जो आर्मी जीडी के अंतर्गत बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए यंत्र हैं उनके ऊपर हम एक बार से रिपीट करते हैं, उनके ऊपर रिवाइज करते हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने में लिख रहा हूं जिनके आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों का जो बार बार पूछने का एक क्राइटेरिया रहा है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों की, यंत्रों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूं जिसका आंसर हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आप इनके बारे में पिक करिए कि कौन सा आंसर इसका बनेगा, हम आंसर देंगे। अभी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी। सबसे पहले जो काफी बार बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसका पूछने का क्राइटेरिया लगभग अधिकांशतः ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो ये मैंने एक पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है जिसका नंबरिंग हम यहां डाल देते हैं। ये पहले नंबर का एक क्वेश्चन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उस यंत्र का नाम अगर आपसे पूछता है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका आंसर होगा डायनेमो। तो इसका आंसर मैं नीचे नोट कर देता हूं, डायनेमो।
डायनेमो, या सिंपली इसके स्थान पे हम दूसरा नाम लिखें विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा हुआ है, जो मैं दूसरा इसी का क्वेश्चन नोट करता हूं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र, विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? यह भी आर्मी जीडी के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है, इस तरीके से भी इसको पूछा हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। और इसको सिंपली हम जनित्र भी बोलते हैं, जनित्र, विद्युत जनरेटर, या सिंपली बोले तो जनित्र। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तीसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसके पूछने का क्राइटेरिया बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन आता है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है? तो उस यंत्र का नाम बताना है जो दूध की शुद्धता को मापने का कार्य करेगा। और ये एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता को मापने का कार्य करेगा। तो ये जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं, इसी कड़ी में हम अगला चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़ी में आता है। क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार पूछा हुआ है कि दूध को दही में कौन बदलता है। अब ये कोई यंत्र तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूध को दही में बदलने वाला, तो वो एक जीवाणु है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा हुआ है, दोनों तरीके के मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। दूध को दही में कौन बदलता है? कौन बदलता है? तो दूध को दही में कौन बदलता है, इसके अंतर्गत इसका जो आंसर हो जाएगा, या तो आपके सामने एक बार इसको क्वेश्चन को दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत दिया था जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो उस कड़ी में हम इसका आंसर क्या देंगे? जीवाणु, क्योंकि ये एक जीवाणु है। तो इसका आंसर हम बोल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगर हमारे सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है और जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ दिया हुआ हो और उसमें से कोई एक आंसर पिक करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर ले लेंगे जीवाणु। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा हुआ है कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। तो अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं इसी में, ये ऐसे भी पूछा हुआ है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो जो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, अगर उस जीवाणु का नाम पूछे, जैसा कि पिछले में पूछा था कौन है, तो उसमें हमने आंसर लिया जीवाणु, लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि उस जीवाणु का नाम बताइए, तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि जो वायु की दिशा बता दे और उसकी गति को भी बता दे कि वायु किस दिशा से आ रही है और कितनी गति से आ रही है, तो वायु की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है? जो वायु की दिशा और गति दोनों को माप के बता दे, उसके लिए एक यंत्र का नाम याद रखेंगे। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा एनीमोमीटर, जो वायु की दिशा और गति को मापने का कार्य करेगा। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, इसको दो तरीके से पूछा हुआ है। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करेगा, तो उस यंत्र का नाम अगर आपसे पूछता है तो उसका नाम हम बताएंगे, वो आंसर हो जाएगा इसका बैरोमीटर। बैरोमीटर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा हुआ है कि बैरोमीटर का कार्य क्या है, तो हम इसको बता देंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य है। ये वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करता है, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ये भी पूछा हुआ है, वायु में नमी को जांचने वाला यंत्र, कि वायु के अंदर नमी है या नहीं है, उसका पता किस यंत्र से चलेगा, तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वायु में नमी का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा, जो वायु में नमी का पता लगाने वाला यंत्र है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा हुआ है, इसको ऐसे भी पूछा हुआ है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि मानव शरीर के तापमान को कौन सा यंत्र जांचता है, या मानव शरीर के तापमान को जांचने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा थर्मामीटर। मानव शरीर के तापमान को जांचने वाला यंत्र कौन सा है। कौन सा है। जिस यंत्र के द्वारा मानव शरीर के तापमान को मापा जाता है उस यंत्र का नाम हो जाएगा थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। इसी में एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी याद रखनी है कि थर्मामीटर में वो कौन सा द्रव है जो तापमान मापने में सहयोग करता है, तो उस द्रव का नाम हो जाएगा पारा, मरकरी। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 10, प्रश्न संख्या 10। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आर्मी जीडी के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन यह है कि आपेक्षिक घनत्व, अभी मैं बात कर रहा था आपेक्षिक आर्द्रता की, लेकिन क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है कि आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये आपेक्षिक घनत्व को मापने का कार्य करेगा। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर है 11। क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है कि हृदय धड़कन को जांचने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा स्टेथोस्कोप। हृदय धड़कन को जांचने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है,
जो भूकंप की तीव्रता को मापने का कार्य करेगा, उस यंत्र का नाम अगर पूछता है तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो मैं लास्ट और रिलेट क्वेश्चन लिख रहा हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़ी में आता है, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन का पूछने का प्रभाव ये रहा है कि अगर हम बोलते हैं हमारी आवाज जहां तक पहुंचती है उसका स्तर कितना है, तो उसको जांचने के लिए अगर हमें एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी तो उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ये जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, ये इस उपकरणों के अंतर्गत आने वाले वो क्वेश्चन है जिनका जीडी के अंतर्गत पूछने का क्राइटेरिया सबसे अधिक रहा है। तो विशेषकर इन क्वेश्चनों पे आप ध्यान रखेंगे और आने वाले क्वेश्चनों के ऊपर आप डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से दोहराएंगे। बाकी के इस एग्जाम से संबंधित बुक्स के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन बुक्स लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।